मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। बेटे टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5A। लेक्चर 5 में मैंने आपको बेसिक सिमुलेशन की बातें बता दी थी। आई हैव गिवन यू अ मीनिंग ऑफ सिमुलेशन एंड आई हैव गिवन यू सो मेनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन रिलेशन टू सिमुलेशन एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिमुलेशन and what are the steps to be followed in the simulation process। मुझे मालूम है कि मैंने लेक्चर 5 में आपको सिमुलेशन बताया था, बट स्टिल मेरा अभी मन है कि मैं कुछ और बताऊं सिमुलेशन के बारे में। तो लेक्चर 5A और लेक्चर 5B मैं 2 लेक्चर्स अभी और रिकॉर्ड कर रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर यू, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय सिमुलेशन फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के चैप्टर 9 में रिस्क अनसर्टेनिटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सिमुलेशन है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं लेक्चर 5 जो मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया, लेक्चर 5A बिकॉज है सिमुलेशन से, इसलिए इसका लेक्चर नंबर 6 नाम नहीं डाला, 5A एंड 5B मैंने ये नाम डाले हैं। तो आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर ले बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का। एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5A चैप्टर नंबर 9 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी की बातें हम करेंगे। रिस्क है क्या, अनसर्टेनिटी क्या है, मन हूं क्यों करता है, डरता क्यों रहता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है, वाई दिस एनवायरमेंट इज चेंजिंग, वाई नेचर इज चेंजिंग, वाई एवरीवन इज चेंजिंग, वाई कॉम्पिटिटर्स आर चेंजिंग, वाई गवर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंजिंग। सब कुछ तो बदल सा रहा है। तो आपको अब ये चेक करना है कि वो जो आप प्रोजेक्ट का डिसीजन ले रहे हैं, मेक वर्सेस बाइंग का डिसीजन ले रहे हैं, शट डाउन का डिसीजन ले रहे हैं, यू आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बेटे इन ऑल दोस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, वो तो शॉर्ट टर्म थे, जनरली हम लॉन्ग टर्म की बातें जब करते हैं, वेन एवर आई वॉन्ट टू इवेल्युएट अ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट, जो आप F9 कैपिटल बजटिंग, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे, we generally want to find out that what will happen to us if all these variables changes। तो एक थोड़ा सा और मैं आपको लेक्चर 5A के थ्रू बताना चाहता हूं। आइए जी आइए प्लीज, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5A चैप्टर नंबर 9 F5 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिस्क अनसर्टेनिटी। बेटे बस बैठ के पढ़ना है लेक्चर 5A में, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। आइए जी इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज आपके सामने आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन द लास्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 आई स्टार्टेड विद रिस्क अनसर्टेनिटी, और मैंने आपको रिस्क का मीनिंग बताया था, अनसर्टेनिटी का मीनिंग बताया था, फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, फिर आपको टूल्स बताए, टेक्निक्स बताई, एंड देयर आर 2 टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन एनालाइज, आई कैन असेस, आई कैन फाइंड आउट द इंसिडेंस, द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो पहली टेक्निक थी रिसर्च टेक्निक्स, which we have already covered. Within research we discussed about field research, desk research and focus groups. We have already covered that. And the second was for modeling techniques, जिसमें हमने sensitivity analysis complete कर लिया लेक्चर 4 में तक। अभी लेक्चर 5 में हमने सिमुलेशन स्टार्ट कर दिया था। आज लेक्चर 5A है, ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। टुडे ऑल्सो आई विल बी डूइंग सिमुलेशन, नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डूइंग सिमुलेशन, बिकॉज मैं आपको कुछ ज़्यादा बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर मैक्सिमिन मिनिमैक्स वगैरह। बेटे बड़े सिंपल सी टेक्निक्स हैं। आइए जी, मैं दोस्तों आज ना एक छोटा सा लेक्चर सिमुलेशन का, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था लेक्चर 5 में, दैट दिस सिमुलेशन कंसेप्ट विच आई एम टेलिंग आर एप्लीकेबल फॉर CPA USA, फॉर CMA USA, फॉर CFA USA, फॉर ACCA लंडन, ऑल फाइनेंस एंड अकाउंट कोर्सेज के लिए सिमुलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। तो ये लेक्चर मैंने सिमुलेशन किसी दूसरे कोर्स में एक डिलीवर किया था, तो वहाँ का 10-12 मिनट का लेक्चर मैं पेस्ट करूँगा आज, अभी इस लेक्चर के बाद, इसी के साथ। तो बेटे
उससे और ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे. बट आई थिंक इन लेक्चर नंबर 5, फ्रॉम लेक्चर नंबर 5 यू हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट आई मीन बाय लिव सिमुलेशन. आई हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफिकल व्यू. मैंने हिस्टोग्राम बनाए, मैंने आपके लिए ग्राफ बना के दिखाए. अभी मैं कैप्लन में जा रहा हूँ, आपको खुद बताऊंगा कि क्या है. आइए पहले कैप्लन में हो लें सो दैट कुछ ज्यादा आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. बेटे एक बात मैं बताऊंगा कि सिमुलेशन के लिए it is very very important that we should know what I mean by simulation. And as you have seen, आपने देखा होगा कि यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है. आइए देखें एक बार, मैं रब कर दूं. ठीक है जी, तो आइए जी, मैंने पेन को सिलेक्ट कर लिया, आग गुलाबी रंग सिलेक्ट कर लिया. ये है जी सिमुलेशन. दिस इज सिमुलेशन. सिमुलेशन इज अ मॉडलिंग टेक्निक. दिस इज एज पर कैप्लन. ठीक है जी, अभी हम बीबीबी में भी आएंगे. दैट शोज द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन वेरिएबल चेंजिंग टू द सेम टाइम. एक से ज्यादा वेरिएबल जब एक ही समय से चेंज हो जाए. It is useful in capital investment proposal. This is for F9 financial management. जब आप करेंगे, I have already delivered the lecture for F9. F9 की तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, YouTube में आप देखें तो वहां पर मैंने बड़ा कुछ बताया है. और लास्ट लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको मॉन्टे कार्लो की बातें बताई थी, मैंने आपको कैसीनो की बातें बताई थी. आई हैव गिवन यू गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन. तो गैम्बलिंग एक्टिविटीज की बात हमने की थी. फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन मटेरियल, लेबर, this, the model identifies this. All components, all features of simulation. I have already given you lecture number 5. वो बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं. तो ये अभी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो मैं लेक्चर नंबर 5B में करने वाला हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 2 आई विल बी कवरिंग लेक्चर नंबर 5B, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो मैंने बतानी है. देन आई विल बी डिस्कसिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3. बट इन लेक्चर नंबर 5 आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द बेसिक लॉजिक ऑफ हिस्टोग्राम्स and why we prepare these histograms, and I have given you the interpretation of these कि रिस्क फैक्टर कहाँ पर है ना. वो बातें भी मैं अभी लेक्चर 5B में जब ये क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस करेंगे. दोस्तों कहने का मतलब है मैंने आपको सब कुछ लॉजिकली बताया है. आज अगर आप थोड़ा सा नोट कर लेते हैं ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा बेटे, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है. आप ऊपर लिखेंगे जी मॉडलिंग टेक्निक नंबर 2, लेक्चर 5A है. सिमुलेशन एक मॉडलिंग टेक्निक नंबर 2 है, रिस्क अनसर्टेनिटी की. इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, व्हेन अ डिसीजन मेकर वांट्स टू इवैल्यूएट द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन मोर देन वन वेरिएबल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. आराम से दोस्तों, मैं भूपेश आनंद. इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, व्हेन अ डिसीजन मेकर वांट्स टू इवैल्यूएट द डिसीजन, लॉन्ग टर्म में जो लंबे समय की होती है बेटे वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस ही, शट डाउन, कंटिन्यू, फर्दर प्रोसेसिंग, मेक वर्सेस बाय, चैप्टर 5, 6, 7, 8 में वी हैव डिस्कस शॉर्ट टर्म. अब मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म, जो जिसका इम्पैक्ट ज्यादा लंबे समय तक रहता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, जिसमें ह्यूज सम ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, विच आर इरिवर्सिबल, विच विल अफेक्ट योर मार्केट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग ACCA इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन फॉर यू. गेटिंग माय पॉइंट. तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस में जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स बदल जाते हैं तो हम उस केस में सिमुलेशन एक टेक्निक है, एक टूल है जिसको यूज करके हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल तो लास्ट लेक्चर में बड़े सारे दिए लेक्चर 5 में, बट यहाँ पे स्टिल देखिए कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं. मैं यहाँ पे कुछ और बताने जा रहा हूँ कि दैट इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू, जैसे लास्ट क्लास में हमने बंटी वर्सेस बबली किया था, बंटी एंड बबली. If they want to start a new project, so how much is the outflow, how much is the inflow, how much is the profit, how much is the sales, how much is the variable cost, how much is the variable material, how much is the labor, how much is the overheads, and if I change all that, blast हो जाए, सब कुछ बदल दूं, तो फिर क्या होगा. तो दोस्तों उस टेक्निक का नाम है सिमुलेशन. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिमुलेशन. मैंने कहा था जी अलग अलग तरीके होंगे, बट हम कंप्यूटर टेक्निक, हम कैसीनो टेक्निक, हम मॉन्टे कार्लो की टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे टू डू डिफरेंट सिमुलेशन. जितनी बार ज्यादा सिमुलेशन करोगे आप रियलिटी के पास पहुंचोगे. आप कमर सीधी करके बी पॉइंट लिख रहे हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिमुलेशन, वन ऑफ विच इज मॉन्टे कार्लो. फीचर्स ऑफ सिमुलेशन मेथड्स. I think in the last lecture, I have told you what are the components in lecture number 5. When I say components, I mean random numbers,
I'm in probability distributions, I'm in computers, I'm in graphical representation. That's the same thing I've written here. It uses random numbers, it uses probabilities, it can identify the key variables in a system. So all that something, and the random numbers can be assigned to each variable. For example, in the last lecture, in Bunty and Bubbly case study, I assigned random numbers to the sales. And I assigned random numbers on the basis of probabilities. And because I know that random number is just like तंबोला गेम, तंबोला आप सबने तंबोला खेली हुई है, 0 से 99 नंबर तक होते हैं, 100 नहीं होता. ऐसे रैंडम नंबर्स में उस कैसीनो में 0 to 99 होते हैं. तो मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में फॉर दैट की वेरिएबल्स आई विल असाइन द नंबर्स on the basis of those probability distribution. Now my probability can be most likely, it can be optimistic, it can be pessimistic, it can be conservative. Accordingly हम उसको कर सकते हैं. Decision maker with the use of computer can find out interval. I think we have calculated interval in the last lecture number 5. 00 से 19 है ना, फिर 20 से 79 कुछ ऐसे निकाला था. बेटे वही है. देखो लिखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मजा आ रहा है. आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हो कहेंगे पिछले लास्ट लेक्चर में कराया था, आप क्यों करा रहा मास्क. बेटे द पॉइंट इज दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. अभी आप देखना जो लेक्चर में पेश करूंगा उसमें कुछ अलग ढंग से मैंने बताया हुआ है ना. तो द पॉइंट इज मैं चाहता हूं कि आपकी झोली पे सब नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बता दो सो दैट यू कैन बी अनरिच्ड. तो यहाँ पर लिखेंगे डिसीजन मेकर. यू आर अ डिसीजन मेकर, यू आर बिकमिंग ACCA, यू आर अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट. विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स कैन फाइंड आउट द रेंज, द इंटरवल of outcomes. We have already seen how to prepare that, and simulation does not tell that whether to accept it or reject it. It does give me the risk, that how much is the risk involved in that. So it depends upon my risk tolerance capacity that whether I should accept it or not. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया आप बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है. अच्छा बेटे मैं अभी लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर 10-12 मिनट का पेस्ट कर रहा हूँ है ना. फिर लेक्चर 5B में मैं कैप्लान के जो 2-3 क्वेश्चन है वो कराऊंगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैं पेश कर रहा हूँ आपको शायद कई बार लगेगा डबल हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप सुन लेंगे ना तो एक नई बात शायद उसमें और पता चले. हम लेक्चर 5B में मिल रहे हैं, मैं कैप्लान और BBB के क्वेश्चन 5B में कराऊंगा. आप बस लिखना बेटे, लिखना, नोट करना. सिमुलेशन सच में इंपॉर्टेंट है. मैं जो आज आपको कहने वाला हूं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि जैसे हम मॉक टेस्ट करते हैं, जैसे मॉक ड्रिल्स होती है, रशिया यूक्रेन लड़ाइयाँ जब हुई इनकी, या अमेरिका चाइना है ना, तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली में लड़ाई नहीं हुई थी बट बिल्कुल वैसे ही उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट की और अपनी पूरी मिलिट्री को, एयरफोर्स को, नेवी को ट्रेनिंग दी कि भाई बिल्कुल लड़ाई हो गई तो आप कैसे एक्ट करेंगे. और उस समय उनकी 2 टीम्स बना दी. एक्चुअली में लड़ाई नहीं हो रही थी, सो दैट दे कैन फाइंड आउट कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी हो, सारे आउटकम्स बदल जाएं जो हमने सोचे हैं, उसके बाद ये कैसे बिहेव करेंगे. दैट इज नेम्ड एज सिमुलेशन. बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया मैंने आपको. बेटे हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस किया था, आज भी क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट योरसेल्फ 7. वी हैव डिस्कस सेंसिटिविटी एनालिसिस कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में सेलिंग प्राइस का हाथ होता है, सेल्स यूनिट का होता है, वेरिएबल कॉस्ट का, कंट्रीब्यूशन का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, आउटफ्लो का, स्क्रैप वैल्यू का. सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने एक यूनिट को देखा था कि अगर एक यूनिट चेंज हो जाए तो एनपीवी में कितना डिफरेंस आएगा. इट मींस हाउ वन वेरिएबल कैन अफेक्ट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. यही बात डिस्कस की थी कि एक वेरिएबल किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है. बट द पॉइंट इज मैं यहां पर सिमुलेशन में चाहूंगा सारे वेरिएबल्स अगर मैं चेंज कर दूं, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, सेल्स यूनिट्स कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए, आउटफ्लो बढ़ जाए, स्क्रैप वैल्यू कम हो जाए, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाए. इट मींस नेगेटिव जितने भी फैक्टर्स थे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उन सभी में चेंजेस आ जाए, तो फिर उसके बाद मेरी एनपीवी कैसी आएगी. बेटे इसको बोलते हैं सिमुलेशन. आई थिंक आप समझ गए. सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने एक वेरिएबल देखा था, सिमुलेशन में हम सारे वेरिएबल्स को चेंज कर देंगे पेसिमिस्टिक होकर, एंड देन वी विल फाइंड आउट कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. अगर उसके बाद भी वो पॉजिटिव है तो बेटे फिर तो उसको काम कर ही लेना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक मॉडल प्रिपेयर करूंगा, जैसे रियल मॉडल है, जैसे हमने रियलिटी में जो काम कर रहे हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट, वी हैव कैलकुलेटेड आउटफ्लो, वी हैव कैलकुलेटेड द इनफ्लोस, वी हैव कैलकुलेटेड द सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ हमने निकाला, एनपीवी निकाला, आंसर आ गया पॉजिटिव.
and the finance manager is answering that yes, the management may be advised to accept the proposal. ये तो कर दिया रियल है, मतलब फ्यूचर में हमने जो सोचा. बट अब मैं उसी प्रोजेक्ट को दोबारा से लूंगा कैलकुलेटर की हेल्प से. मॉन्टे कार्लो एक सिमुलेशन टेक्निक बताऊंगा मैं आपको. मॉन्टे कार्लो टेक्निक की हेल्प से मैं उसके अंदर सारे वेरिएबल्स को चेंज कर दूंगा और नेगेटिवली चेंज करूंगा. मतलब जिससे रेवेन्यू आना है उसको कम कर दूंगा, जिसमें रेवेन्यू जाना है उसको बढ़ा दूंगा. एंड देन आई विल सी द इंपैक्ट ऑफ दैट मॉडल, एंड देन आई विल कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स. दैट इज नेम्ड एज सिमुलेशन. तो मैं ऐसा है, आपको प्रैक्टिकली नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में कैप्लन और बीबीबी में लिखा हुआ है दैट दे विल नॉट आस्क प्रैक्टिकल. बट पॉइंट इज अगर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको सिमुलेशन और ज्यादा समझ आ जाएगा कि सिमुलेशन है क्या. तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं अपने रजिस्टर में, इट इज लुकिंग एट द इंपैक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल्स चेंजिंग एट द सेम टाइम. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिमुलेशन, दैट it is the looking at the impact of many variables. बड़े सारे variables. It is looking at the impact of many variables changing at the same time. The result of simulation is a probability. भाई अगर बड़े सारे variables change हो जाएं तो बड़ी सारी probabilities आनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी सारी probability distributions बनेंगी, selling price per unit के लिए अलग से बन जाएगी, sales unit के लिए अलग से बनेगी, variable cost की अलग से बनेगी. It means I will be getting so many different types of probability distributions. तो मैं क्या करूंगा, फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करूंगा विद हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स एंड देन आई कैन इजीली कैलकुलेट दैट. तो फिर मैंने क्या लिखा, टू सेकंड पॉइंट, टू स्टिमुलेट मींस टू इनिशिएट. फर्स्ट पॉइंट के दो पार्ट से ए और बी. फर्स्ट पॉइंट आप सबने लिख लिया, कमर सीधी करके बैठेंगे. मैं फिर रिपीट करता हूं, लास्ट लेक्चर है, चैप्टर 6 है, मुझे डांटने में मजबूर ना करें. थर्ड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ रियल फिनोमिना. जो हमारा रियल मॉडल था मैं उसी की कॉपी पेस्ट करूंगा, उसी का क्लोन बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं अपने एक्सपेरिमेंट यूज करूंगा और नेगेटिव से नेगेटिव में सारे वेरिएबल्स को चेंज कर दूंगा और फिर उस मॉडल का इफेक्ट देखूंगा, उस मॉडल की एनपीवी निकाल के चेक करूंगा, उस मॉडल का कैलकुलेशन करूंगा. तो इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ रियल फिनोमिना फीचर्स एंड देन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द आर्टिफिशियल मॉडल. उस जैसे कोविड सिनेरियो था तो कोविड वैक्सीन हमने एक्चुअली में पहले नहीं डाली, ह्यूमन बींग्स को नहीं दी, पहले रैट्स में, मंकीज में हमने डाला और उसका इंपैक्ट देखा और नेगेटिव से नेगेटिव कंडीशन में डाला. सुबह डाला, शाम को डाला, छोटे चूहे को डाला, बड़े को डाला, छोटे मंकी को, बड़े. एंड आई हैव सीन, वी हैव सीन दैट व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ दैट. इट इज अ सिमुलेशन. और उसके बेसिस में हमने एवरेज कैलकुलेट किया. फिर हमने ह्यूमन बींग्स में वैक्सीन देनी स्टार्ट कर दी. 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं. ठीक है सर. इन सिमुलेशन अ गिवन सिस्टम इज कॉपीड. जो गिवन सिस्टम है, जो हमने सिस्टम बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एसीसी फाइनेंस मैनेजर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड आउटफ्लो, यू हैव प्रिपेयर्ड कैश इनफ्लोज, यू हैव प्रिपेयर्ड अ गिवन सिस्टम. उसको कॉपी किया, उसमें कॉन्स्टेंट्स देखे और वही कॉन्स्टेंट्स के बेसिस पे मैंने एसोसिएट करके वेरिएबल्स को चेंज कर दिया नेगेटिवली एंड मैनिपुलेटेड इन दैट क्रिटिकल एनवायरमेंट. और उनको मैनिपुलेट किया इन दैट क्रिटिकल एनवायरमेंट to examine the behavior of the projects. भाई उसको मैनिपुलेट किया और फिर देखा कि इनका बिहेवियर क्या है ना. जैसे हम कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई मेडिसिन निकालते हैं, सिप्ला, डॉक्टर रेडी, तो क्या करते हैं हम पहले एनिमल्स में लगाते हैं और उनका बिहेवियर नोट करते हैं, फिर उसके बिहेवियर को के बाद हम ह्यूमन बीइंग्स में लेकर आते हैं. ठीक है सर. सो एज पर मॉन्टे कार्लो. बेटा अब क्या है, अब जो भी कुछ बता रहा हूं ये आपके कोर्स में नहीं है, बट द पॉइंट इज अगर आप इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे, एक केस स्टडी जो मैं कराना जा रहा हूं उसको देख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आ जाएंगी. सिमुलेशन फिर आप लिख पाएंगे, है ना. एज पर मॉन्टे कार्लो वी विल बी यूजिंग वन टेक्निक विच इज गिवन बाय मॉन्टे कार्लो. कि सिमुलेशन की टेक्निक कंप्यूटर के थ्रू हम कैसे करते हैं, हमने करनी कंप्यूटर के थ्रू ही है, बट हम एक टेक्निक को सीखेंगे और उस टेक्निक में 4 स्टेप्स है. We will be following 4 steps. तो लिखेंगे as per Monte Carlo probabilistic simulation, because we are doing probability, we are not certain, we are uncertain and there is a probability. Following are the 4 steps. पहला step, establish probability distribution. अभी मैंने आपके सामने सभी variables की probability distribution निकाली थी. तो मैं अभी probability distribution calculate करूंगा. Establish the probability distribution. अभी मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल से कि हम आप कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. जो प्रोबेबिलिटी है हम इस तरह से निकालेंगे भाई, फेवरेबल अपॉन टोटल. आराम से बेटे,
मैं स्टेप नंबर 1 में भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं. इस्टेब्लिश प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. हम देखेंगे कैसे निकालते. कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं. मॉन्टे कार्लो में हम कर रहे हैं सिमुलेशन. सिमुलेशन का एक मॉडल करके दिखा रहा हूं और उसमें एक टेक्निक मॉन्टे कार्लो कंप्यूटर के थ्रू कर रहा हूं. स्टेप नंबर 3, आई विल बी यूजिंग द रैंडम नंबर्स. आपको रैंडम नंबर इंटरवल दिए होंगे, ठीक है जी. एंड देन आई विल जनरेट द आउटकम और फिर मैं उसकी आउटकम को कैलकुलेट करूंगा. दैट इज माय आंसर. बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, माना कि ये कोर्स में नहीं है, फिर भी यार अगर आप ये स्टेप्स में मेहनत कर रहा हूं ना आपके लिए कि आपको सिमुलेशन समझ आए, तो आप एक छोटा सा लिख लें. एज पर मॉन्टे कार्लो प्रोबेबिलिस्टिक सिमुलेशन फॉलोइंग आर द 4 स्टेप्स. आप ये देखो ना कि मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लॉजिकली समझ आ जाए. स्टेप नंबर 1, establish probability distribution. Probability is equal to favorable outcomes upon total outcomes. Sigma p is equal to 1. Step number 2, calculate cumulative probability distributions. Step number 3, we will be using random numbers. We will be calculating random number interval. I will be telling you random numbers क्या होते हैं. जैसे वो खेलते हैं ना बेटे, क्या बोलते हैं उसको, 1 2 3 4, वो जो स्लिप्स मिलती हैं आपको, है ना, क्या गेम होती है वो जिसमें 100 तक डिजिट्स होते हैं. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ. सेट रैंडम नंबर इंटरवल. स्टेप नंबर 4, जनरेट द आउटकम और रिजल्ट और एनपीवी और डिमांड ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर्स. सारी बातें मैं आपको आराम से बताऊंगा. सच कह रहा हूं, आप कमर सीधी करके छोटी सी केस स्टडी को लिख लें. अ कंपनी इज सेलिंग केक्स. एक कंपनी केक्स को बेचती है एंड वांट टू कैलकुलेट एवरेज डिमांड, एवरेज आउटकम फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स. और वो आने वाले 10 वीक्स में केक को जो बेचेगी क्या डिमांड रहेगी, सिमुलेशन की टेक्निक से दे वांट टू एस्टिमेट. हम इसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट से कर सकते हैं. वी कैन डू विद हेल्प ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस. बट सिमुलेशन में कुछ अलग कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको कराना चाहता हूं. नीचे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई डिमांड 0 रहेगी. ऐसा 2 बार हो चुका, दो बार हो गया. फ्रीक्वेंसी 5, क्योंकि 10 डिमांड 5 रहेगी, 11 बार हो चुका है. 10 केक की डिमांड रहेगी, 8 बार हो चुका. 15 केक की डिमांड रहेगी, 21 बार हो चुका. 20 केक की डिमांड रहेगी, 5 बार हो चुका. 25 केक की डिमांड रहेगी, 3 बार हो चुका. तो ये लिखना है. आप लिख लें बेटा, केस स्टडी लिखें. मैं इसकी सिमुलेशन का मॉडल बनाकर आपको सिमुलेशन टेक्निक यूज करके आपको मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा. तो आपके मन में 101% बस जाएगा. फिर आप इजिली एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाएंगे. A company selling cakes want to calculate average demand or as average outcomes for next 10 weeks using simulation technique. डिमांड दी हुई है जी. डिमांड 6, आपको 6 तरह की दी हुई, 6 आउटकम्स हैं. 0 डिमांड रही तो 2 बार ऐसा हुआ. जैसे आप नंबर निकालते हैं ना जब वो खेलते हैं, गेम ही भूल गया. तो क्या गेम होती है बेटा, जो 100 डिजिट्स होते हैं जिसमें हम एक नंबर निकालते हैं, आपको स्लिप्स दे देते हैं, आपको नंबर काटने होते हैं. कॉर्नर, हाउसफुल, है ना. तो 0 डिमांड रही, 2 बार ऐसा हुआ. 5 बार डिमांड रही, 11 बार ऐसा हो गया. 10 केक की डिमांड रही, 8 बार ऐसा हो गया. 15 केक की डिमांड रही, 21 बार ऐसा हो गया. 20 केक की डिमांड रही, 5 बार ऐसा हो गया. 25 केक की डिमांड रही, 3 बार ऐसा हो गया. और बेटे आपको मैंने कुछ रैंडम नंबर्स दे दिए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे क्योंकि हम बिकॉज वी आर फॉलोइंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक. तो रैंडम नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल सिमुलेट. आपको कुछ नंबर्स दिए 35, 52, 13, 30, 90, 20. जैसे टैरेट कार्ड रीडर होता है ना, हम टैरेट कार्ड रीडर में रैंडमली कुछ नंबर्स को निकालेंगे. आप रैंडम किसी कार्ड को पकड़ते हो और जो सामने रीडर है उसको पता चल जाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप उसी कार्ड को सिलेक्ट करोगे. इट इज जस्ट लाइक टैरेट कार्ड रीडर. और वो गेम जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सर्कस होती है गेम या क्या होती है, जिसमें तंबोला याद है. तंबोला में क्या होता है, 100 डिजिट्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप स्लिप को काटते हैं. तो तंबोला में कुछ भी नंबर आ सकता है, रैंडम नंबर्स आ सकते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर्स का इंटरवल निकालेंगे. तो आराम से आप पहले देखिए मैंने क्या किया. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बड़ी मेहनत की बेटे. पहला कॉलम बनाया डिमांड का, दूसरा कॉलम बनाया फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम बनाया मैंने प्रोबेबिलिटी का,
फोर्थ कॉलम मैंने बनाया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, और फिफ्थ कॉलम मैंने बनाया रेंज का। आराम से देखिए जी, फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर किया मैंने डिमांड का, सेकंड कॉलम मैंने बनाया फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम मैंने बनाया प्रोबेबिलिटी का, फोर्थ कॉलम मैंने बनाया क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का, और फिफ्थ कॉलम बनाया मैंने रेंज का। अच्छा ये तो गिवन ही था, डिमांड 0, 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी 2, 11, 8, 21, 5, 3। टोटल आपके पास चेक करिए 5 है, 50 है ना। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं कि भाई 0 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/50। अच्छा 5 केक बिकने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 11/50। 10 केक बिकने की कितनी प्रोबेबिलिटी, 8/50। तो मैंने वैसे ही किया 0.04, 0.22, 0.16, 0.42, 0.10, 0.06, और सिग्मा पी हमेशा 1 आता है। तो बताइए जी प्रोबेबिलिटी तक सबको समझ आ गया। फिर मैंने निकाला क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में मैंने लिखा 0.04, 0.26, 0.42, 0.84। क्यूमुलेटिव ऐड करता गया बेटा, जैसे पे बैक पीरियड में ऐड करते थे, और क्या। ये पहले लिख दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर ऐड, और देखो लास्ट में 1 आता है। अब ध्यान से देखना है, मैंने इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेसिस में मैं रेंज कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे पहली है क्यूमुलेटिव 0.04, तो मैं शुरू करूंगा 0 से इसके नीचे तक, मतलब 0 से 3। अब 0.26 है, तो मैं 25 से 4 से शुरू करूंगा, 4 से 25, फिर 26 से 41, फिर 42 से 83। आप चेक करो, कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा। फिर 83, 94 है, तो 84 से 93, 94 से 99। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, आपके सामने रेंज कैलकुलेट कर ली। आई हैव कैलकुलेटेड द रेंज। अच्छा इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो रैंडम नंबर्स दिए थे उनको चेक करूंगा कि वो कौन सी रेंज में आ रहे हैं। जैसे पहले वीक में रैंडम नंबर 35 आया, तो 35 कौन सी रेंज में आया, 35 किस में आएगा, 35 इसमें आएगा। तो इसमें डिमांड कितनी है, 10, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर 52 है, तो 52 कहाँ आ रहा है, 52 यहां पर आ रहा है, डिमांड कितनी है 15, तो मैंने 15 लिख दिया। आप समझ रहे हैं, मतलब मैंने फिर रैंडम नंबर के बेसिस में देखा ये मैं कौन से इंटरवल पे आ रहा है, तो इस तरह से कैलकुलेट किया, और टोटल आ गया 120। और क्योंकि 10 हफ्ते का था तो 120/10। इसका मतलब मैंने इस मॉडल को सिमुलेट करके ये बताया कि 12 केक्स ऑन एन एवरेज बिकने वाले हैं इफ आई यूज द सिमुलेशन मॉडल। अब सवाल ये आता है कि हमने ये केस स्टडी की, तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो और एडिशन आया कि भी सिमुलेशन है क्या। एक मॉडल है, एक मॉक ड्रिल है, एक टैरेट कार्ड रीडर है, एक नेगेटिविटी है, एक हम सारे वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, और फिर उसके बेसिस पे एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं।